कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक का पहला नंबर एक्सरसाइज जो है वो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके क्वेश्चन आंसर कराने जाने हैं। ये ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव यानी एनसीईआरटी का संपूर्ण सॉल्यूशन आपका क्लियर होने वाला है। पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि इसका पूरे के पूरे थ्योरी है, और अगर नहीं देखे हो तो उसको जा करके बिल्कुल जरूर देखिए। वो अगर देखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको बिना इस वीडियो को देखे हुए कंप्लीट है। लेकिन अगर कोई भी डाउट अगर होता है तो सारे के सारे सॉल्यूशन आपको इसमें मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो को भी देखना जरूरी है ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर डाउट है जो क्लियर होते रहे। चलिए शुरुआत करेंगे। आगे आपको शुरुआत में 5 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जाएगा, इसलिए पूरे के पूरे आप लोग बिल्कुल लेते चलेंगे। चलिए अगर शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले अगर बात करें तो पहला नंबर क्वेश्चन कहते हैं सही विकल्प चुनने के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। इनमें से बताइए किसको प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को। आपको पहले बता दें कि इसका राइट आंसर जो होगा ये बिल्कुल कृषि क्षेत्र हो गया, यानी 2 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर कि इसको बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र के नाम जानते हैं। और पहले अगर बात करें तो ये प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जिसको खेती करना, किसानी करना या पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, है ना, पशुपालन, साथ में मछली पालन करना, अंडा का उत्पादन करना, ये सब जो होता है ये सारे के सारे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसी को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा अगर बात करें औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के नाम जानते हैं और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम जानते हैं। सेवा क्षेत्र में आता है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाला जो काम होता है, या डॉक्टरी का काम हो या किसी भी काम, वैसा काम जिससे सामान न लेने देने की काम हो, सिर्फ काम किया जाता है ना, इसमें सामान लेने देने की काम नहीं होता, उसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं और इसके बदले पैसा दिया जाता है। जैसे एक टीचर का काम, टीचर अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो कुछ दे नहीं रहे हैं उसको, देखने से आप ऐसे अगर देखते हैं तो बिल्कुल आपको बिल्कुल फिजिकल में आपको पता नहीं चलेगा कि हम उसको कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम उसको ज्ञान के रूप में दे रहे होते हैं और उसके बदले पैसा लेता है। जैसे अगर किसी को अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट के, जैसे अगर पटना से अगर हम दिल्ली लेकर किसी को जा रहे हैं तो वहां से अगर लेकर जा रहे हैं तो उसके साथ में सेवा कर रहे हैं, यानी कुछ दे दिया नहीं उसको, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ सहायता किया है, जाने में मदद किया है, तो उसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। आगे अगर बात करें औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में आपको कंपनी आते हैं, इसको द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र को। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ख नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ख नंबर को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे हम लोग, आगे बढ़ते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका आता है। पहला है अमेरिका, रूस, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें कि आपका प्राथमिक इनमें से मिश्रित क्षेत्र की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि ग नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है मिश्रित क्षेत्र है। क्या है? मिश्रित क्षेत्र के अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर। आगे अगर बात करें तीसरा नंबर क्वेश्चन को, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल को एकदम क्लियर करके चलेंगे और देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। पहला ऑप्शन है कि 15 मार्च 1950 ईस्वी के, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 1950 ईस्वी के, तीसरा ऑप्शन है कि 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो क नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा होता है उस देश को क्या कहते हैं? अविकसित कहते हैं, विकसित कहते हैं, अर्ध विकसित कहेंगे, या उनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा होता है वो उसे कौन से देश के नाम जानते हैं। अविकसित देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, या अर्ध विकसित मतलब आधा विकसित देश कहते हैं। तो जिसका राष्ट्रीय आय ज्यादा होता है उसे हम लोग विकसित देश कहते हैं। क्या बोलते हैं? विकसित देश कहते हैं। क्लियर। चलिए ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते चलेंगे, जिसमें 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसको पिछड़ा राज्य कहते हैं।
पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार है जो पिछड़ा राज्य में गिनती आता है। बिहार को सारे संसाधन होते हुए भी इसको पिछड़ा राज्य में इसका गिनती किया जाता है। तो ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें से आपका आ जाएगा लघुत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि इसमें रिक्त स्थान को भरने वाला है। यानी जहां जहां आप देख रहे होंगे खाली स्थान, वहां पर आपको भरने का काम करना है। अब भरने वाला काम में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि भारत जो है अंग्रेजी शासन का एक खाली स्थान था। भारत अंग्रेजी शासन का एक था, क्या था, ये आपको भरना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का खाली स्थान क्या किया। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की क्या है, ये आपको ऑप्शन में भरना है। आगे द्वितीय क्षेत्र को कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पांचवा ऑप्शन कहता है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से खाली स्थान की प्रक्रिया है। अगला है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, ये आपको बताना है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए कौन से सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। अगला है 8 नंबर में कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति बताइए क्या है, गरीब है, अमीर है, दयनीय है, क्या है, ये आपको बताना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में खाली स्थान जीवन का आधार है। और देखेंगे बिहार के विकास में खाली स्थान एक बहुत बड़ा बाधा है। तो कौन से बाधा है, ये सारी बात आपको क्लियर करते जाना है। सबसे पहली बार बात करें तो बिहार में की बात करें, बिहार और भारत दोनों की बात करते हैं कि रिक्त स्थान के भरने में, कि भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था, ये उपनिवेश था, गुलाम था। भारत जो है ये अंग्रेजी शासक के गुलाम देश था। गुलाम देश को हम लोग कहते हैं क्या, जो जानेंगे, गुलाम देश को बिल्कुल याद रखेंगे उपनिवेशिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपनिवेशिक। तो बिल्कुल याद रखेंगे उपनिवेश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। दूसरा कहता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? शोषण किया। शोषण मतलब लूट लिया, है ना। अंग्रेज है तो भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया? लूट लिया, शोषण किया। तो शोषण किया, इसमें भरेंगे। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की क्या है, प्रणाली है, सिस्टम है। अर्थव्यवस्था जो है आजीविका मतलब पूरे जिंदगी के कमाई जो होता है उसको कमाने का एक क्या प्रणाली है, ये सिस्टम है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 4 नंबर के द्वितीय क्षेत्र को खाली स्थान क्षेत्र कहा जाता है। तो पहले बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र जो होता है सेवा क्षेत्र को कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र किसको? औद्योगिक क्षेत्र यानी कंपनी फैक्ट्री जो होता है उस क्षेत्र को कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। और 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से खाली स्थान की प्रक्रिया है। बताना कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किस चीज की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास हमारे देश के परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय खाली स्थान को दिया जाता है। बताइए हमारे भारत में आर्थिक विकास का जो श्रेय है वो किनको दिया जाता है? तो ये नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? नियोजन को। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपका क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए खाली स्थान को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। बताइए भारत में आर्थिक विकास के मापने के लिए सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। किसको? प्रति व्यक्ति आय को सबसे बहुत अच्छा क्या मानते हैं? सूचकांक माना जाता है, प्रति व्यक्ति आय को। तो ये आपका राइट आंसर आता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति खाली स्थान है। बताइए क्या है? सारे साधन मौजूद होते हुए भी बिहार का जो स्थिति है वो सबसे खराब, बद से बदतर है, यानी बेकार स्थिति है। यानी इसको कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति है। क्या स्थिति है? दयनीय स्थिति है। तो हम लोग ये बिल्कुल दयनीय मारेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में खाली स्थान ही जीवन का आधार है। बताइए बिहार में खाली स्थान ही जीवन का आधार है। किस चीज का जीवन का आधार है? तो बिहार में खाली स्थान कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार में अगर कृषि ना हो तो किसी प्रकार से कोई जिंदा ना रह सकता है, क्योंकि 80% लोग, बिहार के 80% लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर है।
क्लियर। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि बिहार में कृषि पर ही क्या है, आजीवन का आधार है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है और लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये रिक्त स्थान भरने वाला में कि बिहार के विकास में खाली स्थान एक बहुत बड़ा बाधा है। बिहार के विकास में क्या चीज है, वो बहुत बड़ा बाधा है। तो बिहार के विकास में बाढ़ एक ऐसी समस्या है जो बहुत बड़ी क्या है, बाधा हो जाता है। क्लियर। और ये हमारा सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट होता है, यानी रिक्त स्थान भरने वाला जो चीज हो पूरा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लघु उत्तरीय सारे के सारे आएंगे और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको देखना ही चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का आपका प्रकार बताना है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, परिभाषा देना है कि अर्थव्यवस्था की है क्या। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, ऐसा तंत्र या ढांचा या सिस्टम है, कहता है कि जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित किया जाता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसको से हम लोग अपने जिंदगी गुजारने के लिए जो रुपया पैसा इनकम कमाते हैं वो करने का एक ढांचा, एक सिस्टम होता है जिसमें क्या क्या आ जाएगा, कृषि आ जाता है, उद्योग आता है। कृषि करके हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, रुपया पैसा कमा सकते हैं। उद्योग कंपनी खोल करके व्यापार करके बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार, ये सारे के सारे आपका संपादित होता है अर्थव्यवस्था से। और इन्हीं से हम अपना जीवन अर्जन किया, यानी कि जीवन में एक ऐसा ढांचा है जिससे हम कुछ पैसा कमा करके अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें नाम से सुन रहा है कि मिश्रित यानी सब चीज मिला हुआ रहे, पूंजीपति लोग हो, गरीब हो, वो सबका जो होता है व्यवस्था वो सारे का सारा मिला हुआ होता है, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और हमारे अगर दुनिया की बात करें तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है। भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है। बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी जो पूंजीपति करोड़पति लोग हैं उनके और समाजवादी जो गरीब लोग हैं, तब मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीपति और गरीब लोग जो होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का वह मिश्रण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह मिश्रण है जहां पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार का और निजी व्यक्तियों दोनों के पास होता है। यहाँ पर कोई भी चीज अगर बनता है तो उसका अधिकार सरकार का भी होता है और निजी व्यक्ति दोनों का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर केवल सरकार का होता है तो उसको बोलेंगे क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सॉरी, अगर सरकार का हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। और केवल एक व्यक्ति का अगर अधिकार हो, वहां का राजा केवल एक व्यक्ति रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्लियर। आगे का देखिए हम लोग 3 नंबर सतत विकास क्या है। तो सतत विकास के अगर बहुत अच्छे से अगर एग्जाम्पल दे या हम समझाए हैं तो बिल्कुल याद रहे कि वैसा विकास जो वही विकास आज भी चल रहा हो, वो विकास आपको जिंदगी भर यानी फ्यूचर में भी, भविष्य में भी चलता रहे, उसको बोलेंगे सतत विकास। क्या बोलते हैं, सतत माने लगातार वो विकास होते रहे। आज जितना मान लीजिए कि आज हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो कल 200, परसों 300, 400 ऐसे करके हम कमा रहे हैं, जो कमा ही रहे हैं। हमारे जो बाल बच्चे होते हैं और बाल बच्चे के ही बाल बच्चे, अगर पोता पोती की बात करें तो सारे लोग पैसा कमाते रहे, तो उसी को बोलेंगे सतत विकास। जो लगातार विकास करते रहे, घटे ना, हमेशा बढ़ते रहे, तो उसको सतत विकास कहते हैं। और वैसा जो आज हम कमा रहे हैं और हमारा बाल बच्चा कमेबे न करे, तो उसको सतत विकास नहीं बल्कि हम नीचे कैटेगरी में कह सकते हैं, या हो सकता है कभी आगे बढ़ भी सकता है और नीचे भी बढ़ सकता है, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल वाला। लेकिन सतत विकास जो होता है वो लगातार बढ़ता है। जैसे आप बिजनेसमैन की बात करें, बिजनेस हमेशा बिल्कुल क्या होता है, बढ़ते रहता है हमेशा। अगर हम बिजनेस करके अगर आगे बढ़े हैं तो हमारा बाल बच्चा भी हम जितना कमा कर छोड़ देंगे उतना से वो आगे बढ़ता है। लेकिन एक मजदूर है तो आज मान लीजिए कि हम कमा रहे हैं जितना 1 लाख रुपया अगर कमा रहे हैं मंथली में, या मजदूर है तो मजदूर कितना कमाएगा, 10,000 15,000 रुपया महीने में कमाएगा। मंथली अगर 10,000 15,000 कमा रहा तो मेरा बाल बच्चा जो होगा वो इससे कम भी कमा सकता है। बेरोजगार रहेगा तो ना भी कमाएगा, या 2-4 दिन काम मिला तो काम करेगा। लेकिन अगर उसको नौकरी जॉब लग गया या बिजनेस कर लिया तो वो हमसे ज्यादा भी कमा सकता है। तो एक गरीब आदमी का जो बाल बच्चा होगा वो ज्यादा भी कमा सकता है और कम भी कमा सकता है। तो इसकी बात कीजिए कि वो सतत विकास में नहीं आएगा। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो हम अगर कमा कर छोड़ भी देंगे ना, तो भी मेरा कर्मचारी लोग जो ऐसे होंगे वो कमा करके पैसा देंगे, यानी विकास होते रहेगा, चाहे मेरा बाल बच्चा कैसा भी हो। हाँ, उस पैसे को इधर उधर बुड़ाने के चक्कर में ना, लेकिन अगर बना नहीं सकता तो बिगाड़े ना, तो फिर भी वो विकास होते रहता है। तो उसको कहते हैं बिजनेस। असली बिजनेस जो बढ़िया से सेटल करके लगाता है उसको कहते हैं। अब इसी में हम लोग जानेंगे सतत विकास क्या है। तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, हमेशा जारी है, टिका हुआ, टिका रहे,
वो कभी लो ना पड़े, हमेशा टिका रहे, वो विकास हमेशा जारी रहे। कहता है कि सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी का भी विकास में को ध्यान में रखा जाता है। न केवल हम ही बल्कि हमारे आने वाले पीढ़ी, भावी मतलब भविष्य वाली जो पीढ़ी है, उनको भी विकास के लिए ध्यान में रखा जाता है, वो भी विकास करते रहेंगे, ये ध्यान में रखते हुए वो सतत विकास होता है। कहता है कि ब्रुनलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि इस विकास की वह प्रक्रिया, बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता को समझौता के किए पूरा की जाती है, उसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह से देखेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या है। अब आर्थिक नियोजन समझेंगे कि आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। कहता है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है कि राष्ट्र यानी देश के प्राथमिकता, जो पहला क्या होता है, पहला क्षेत्र जहां से कोई उत्पत्ति या विकास करता है, आमदनी करता है, कमाता है, तो प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न मतलब अलग अलग विकास के क्रियाओं में प्रयोग करना होता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? नियोजन को दिया जाता है। आगे अगर बात करें तो भारत में नियोजन मुख्य उद्देश्य है, भारत में नियोजन जो है, नियोजन के मुख्य उद्देश्य है क्या कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग को आधुनिकीकरण करना, कृषि को और उद्योग को सबको क्या करना, आधुनिकीकरण मतलब नए जमाने की तरह आजकल के मौसम या आजकल के टेक्निकल पर उसको उतार के रख देना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, यानी कि आर्थिक नियोजन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता है। कहता है कि मानव लिखा हुआ है, मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है ये सुनिए। तो यूएनडीपी, कहता है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर विभिन्न क्षेत्र देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी व्यवस्था की स्थिति और कहता है कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करते हैं। जहां पर इस मानव विकास का सूचकांक की बात करें तो 3 प्रकार होता है। क्या कि जीवन की आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। कहता है सबसे पहले अगर बात करें तो लोग कितने, यानी किसी देश के लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, शिक्षक है, शैक्षिक मतलब शिक्षा प्राप्त किए हुए पढ़े लिखे साक्षर है, उस पर आधार निर्भर करता है कि उस देश का विकास हो रहा है। साथ में जीवन का आशा, उस जीवन का आशा क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी आगे बढ़ रहा है कि नीचे घट रहा है, ये बात करता है। और जीवन का स्तर, वो कितना हेल्दी है नहीं हेल्दी है, ये सारी बात, यानी स्वस्थ की बात करें तो ये सारे, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये बात होता है। सारे की सारी बात को कहता है कि ये 3 बात को ध्यान में रखता है और तब जाकर के मानव विकास का रिपोर्ट तैयार करता है। कौन कहता है कि यूएनडीपी, कौन करता है तैयार? ये यूएनडीपी है जो क्लियर करके सभी देश को बताता है कि कौन कितना देश है जो विकसित कर रहा है। आगे की अगर बात करें तो आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। अब आधारिक संरचना क्या होता है? आधारिक संरचना पर प्रकाश डाला है कि आधारिक संरचना का मतलब होता है कि उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है, उन सुविधा से और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, वे सभी तत्व है। कहता जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल और कॉलेज, अस्पताल जो है ये आदि देशों के आर्थिक विकास के आधार है। कहता कि उन्हें देश का आधारित संरचना कहा जाता है, उन्हें देश का आधारित क्या कहा जाता है? संरचना कहा जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आधारित संरचना, है ना। आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में देखिए जितने क्वेश्चन आएंगे सारे का सारे कंप्लीट आपका है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, जैसे सुनिए कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इन्हें कितने भाग में बांटा जाता है? तो अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं रुपया पैसा कमाने की बात, तो रुपया पैसा कमाते तो सभी लोग कमाते हैं। अब कमाते कैसे? तो अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं से होता है। जैसे अगर बात करें अथवा गतिविधियां को संपादित करने से, जैसे कृषि करने से, उद्योग करने पर, व्यापार करने पर, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सारी काम अगर करते हैं, इनमें से कोई भी काम करते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था की प्राप्ति होती है, यानी कि हमें रुपया पैसा मिलता है, हमें संपत्ति की प्राप्ति होती है, हमें इनकम होता है। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं और इन्हीं प्रक्रियाओं को मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा गया है।
पहली बात अगर करें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और कृषि क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, पशुपालन आते हैं, मत्स्य यानी कि मछली पालन आते हैं, कृषि का यानी खेती करना भी आता है, किसानी करना आते हैं, और इसी में आपको जंगल में या जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना हो तो ये सारे क्रिया जो होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और कृषि क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो उसको अगर बात करें तो देखिए जो खेती करते हैं वो सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथ में मछली का पालन करना, मुर्गी पालन करना, अंडा को पालन करना, मछली पालन करना, ये सारे के सारे साथ में आप जो जंगलों से वनों से जो हम लोग लकड़ी लाते हैं, फल फ्रूट लाते हैं, ये सारा को लाना यानी कि जो सामग्री को लाते हैं और ला करके बाजार में बेचते हैं, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र कौन आएगा, तो जो फैक्ट्री कंपनियों में जो काम होते हैं और कंपनियों के द्वारा जो अर्जन होता है, पैसा रुपया पैसा कमाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, सेवा क्षेत्र इसको बोलते हैं। और सेवा क्षेत्र में उसको बोलते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को सामान बिना दिए हुए उससे पैसा लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आप नाई के दुकान पे गए और आपका बाल काट दिया, आपको कुछ दिया नहीं, उससे बल्कि लेवे किया है ना, बाल काट के आपको कम कर दिया बाल, और फिर भी आप उसको पैसा देते हैं, तो ये आपका सेवा किया, तो सेवा क्षेत्र हो गया। अगली अगर बात करें तो किसी पुलिस की बात करें तो पुलिस आपको कुछ देता नहीं है लेकिन आपको इंसाफ दिलाता है, और इंसाफ पे आपको दिखाई थोड़ी देता है कि इंसाफ की मिला कि ना मिला, किसको मिला, तो देख कर नहीं बता सकते हैं। इंसाफ को महसूस किया जाता है या कोई चोर किया है, क्या किया है, तो ये सब जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर है, आपका इलाज करेगा तो भी आपको कुछ देता नहीं है, हाँ वो अलग बात है कि दवा कर देता है, दवा के रूप में कुछ पैसा देता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो दवा बाहर से लिख देते हैं कि बाहर से आके ले लो, फिर भी वो पैसा लेता है, तो उसको हम लोग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, है ना। आगे अगर देखें तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से बस सेवा या बस जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय होते हैं, इस सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगली बात करें तो द्वितीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं, ये सारे गैस हो, बिजली हो, ये सारा उत्पादन करना द्वितीय क्षेत्र में आएगा। अगली अगर बात करें तृतीय क्षेत्र में तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बैंक में, यानी बैंक वाले देखते हैं हम पैसा अपने ही पैसा जमा करते हैं और अपने ही पैसा ले लेते हैं, फिर भी बैंक वाले को फायदा होता है, वो हमारा सेवा करने के लिए बैठे होते हैं, तो ये होता है। साथ में बीमा की बात करें, परिवहन की बात करें, संचार मतलब बात कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, मोबाइल से आप जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब यूज करते हैं, ये सारे के सारे संचार में आ जाएगा। व्यापार, जो बिजनेस करते हैं, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं जो तृतीयक सेवा होता है। क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र होते हैं। और इन सभी क्रियाओं को प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों को सेवा प्रदान करता है, और दोनों को जो सेवा या सहायता प्रदान करता है उसी को तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर। अगला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है, इसलिए आपको बड़ा थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं 5 नंबर, इसलिए आपको इतना आपको देखना ही पड़ेगा। कहते हैं आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर भी बताना है। पहले याद रखिए, आर्थिक विकास मतलब रुपया पैसा, आर्थिक मतलब ऐसे समझिए रुपया पैसा होता है, विकास मतलब वृद्धि करना। तो कहता है कि आर्थिक विकास मतलब रुपये पैसे की वृद्धि या विकास करना, इसके बारे में बताइए क्या होता है। तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर बात करें तो इसका परिभाषा कोई एक जैसा दे ही नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, अलग अर्थशास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं या विद्वान की बात करें तो अर्थशास्त्र के जो विद्वान रहे हैं वो सभी एक ढंग का परिभाषा ही नहीं दिए, तो एक ढंग के इसका परिभाषा नहीं कर सकते, इसका परिभाषा कैसे हो सकते हैं। अब सुनिए इसमें कुछ परिभाषा जो दी है उनके बारे में। कहता है कि अर्थ विकास की परिभाषा की अगर बात करें तो अर्थशास्त्रियों ने काफी मतभेद रहा है, यानी अलग अलग, सबका बिल्कुल अलग अलग परिभाषा रहा है। कैसा, इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा अगर बात करें तो सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रोफेसर कहता है कि रोस्टोव के अनुसार कहता है कि आर्थिक विकास एक ऐसा एक और श्रम शक्ति में वृद्धि कर दर और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच के संबंध को आर्थिक विकास कहते हैं।
पहली बात सुनिए, कहता कि प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच के संबंध को क्या कहता है? आर्थिक विकास कहता है। कौन? प्रोफेसर रोस्टोव। अब दूसरी बात सुनिए, कहता प्रोफेसर मेयर और बाल्टविन, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्टविन के अनुसार कहा जाता है क्या कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में, मतलब दीर्घकाल मतलब लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और इसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक वृद्धि कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। अगला बात कहता है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास जो है आवश्यक मतलब मेन रूप से अगर बात करें तो परिवर्तन करने के, बदलाव करने का प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। अर्थव्यवस्था के ढांचा में क्या होता है? परिवर्तन, बदलाव होता है और इसके चलते प्रति व्यक्ति अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है। यानी आज हम 100 रुपया कमा रहे हैं प्रतिदिन, या एक मजदूरी का अगर इनकम बात करें तो 250 से 300, 350, 400 है, तो यही अगर बात करें तो समय बदलता है तो 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद उसका जो इनकम हो जाएगा ये 500 से 600 रुपया के आसपास में हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि आर्थिक विकास में वृद्धि होता है या निर्धारण करती है, ये बदलते रहते हैं। इसी में सुनेंगे कि श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार कहा जाता है कि वृद्धि का शब्द प्रयोग, वृद्धि शब्द का प्रयोग का आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में है। याद रखिए, वृद्धि के मतलब होता है कि आर्थिक वृद्धि के मतलब क्या है कि विकसित देश, जो देश विकास किया हुआ है, पहले से अमीर है, उसको कहेंगे क्या कि वो विकसित देश है। क्या बोलेंगे? विकसित, या वो देश का कहेंगे वृद्धि देश है, ये देश वृद्धि कर रहा है। और जिस देश के अभी वृद्धि जारी है, वृद्धि मतलब वो अमीर बन रहा है, बना हुआ है, उसको वृद्धि देश बोलेंगे। और जो देश अभी अमीर बन रहा है उसको बोलेंगे विकसित या विकासशील देश कहते हैं। क्या बोलते हैं? विकासशील देश। कहता है कि जबकि विकास की बात करें तो विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं के क्या संदर्भ में किया जाता है। और अगली बात सुनिए, एक कौन कहते हैं? डॉक्टर ब्राइट सिंह ने लिखा है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकते हैं। कहता है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग विकासशील देश की बात नहीं, विकसित देशों के लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। अब आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा कैसे करेंगे? तो पहले उत्तर समझिए कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक निम्नलिखित है। कौन कौन? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, और एक और आता है, और ये आता है क्या? मानव विकास सूचकांक। अब तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय आय के। तो राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। और किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, मतलब एक ही साल में उत्पादित सभी वस्तुओं के एवं सेवाओं के मौद्रिक मतलब रुपया में, मौद्रिक मतलब मुद्रा में, रुपया में, जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, किसी देश में डॉलर चलता है, तो रुपया या मौद्रिक मुद्रा में इसके मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और समान तौर पे जिस देश के राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? वह देश विकसित देश कहलाता है। और जिस देश के राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश जो है अविकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? अविकसित देश कहलाता है। क्लियर? अब अगला हम लोग जानेंगे कि प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय बस इसी का एक रूप है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जितने देश विकासशील है, जितना इनकम किया पूरा देश और उसके जनसंख्या से, उस देश में जितना जनसंख्या होता है उससे भाग दे दीजिए, तो उसी के जो भागफल होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। सुनिए क्या कहता है। कहता है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए, आर्थिक विकास के माप यानी कि नापने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। और प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। यानी जितने व्यक्ति रहते हैं उन सबका एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज इनकम होता है, यानी औसत आय होता है। इसी में कहता है कि राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है भागफल,
उससे आता है, यानी कि भाग देने पर जो भागफल आता है वही उसका प्रति व्यक्ति आय होता है। इसका फार्मूला अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या होता है। कुल राष्ट्रीय आय मतलब देश के जितना कमाया वो देश की आय इनकम हो गया, और उसी को कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तब प्रति व्यक्ति आय यानी कि प्रति व्यक्ति हर एक व्यक्ति का एवरेज इनकम आपको मिल जाता है। कंप्लीट। अगला नंबर बात करें तो मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, और यूएनडीपी द्वारा, ये यूएनडीपी एक क्या है, एक समूह है, और उसी ग्रुप के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट भिन्न देशों के कुल तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहां तक अगर बात करें तो जहां तक मानव विकास सूचकांक की बात करें प्रश्न है तो ये मुख्य रूप से कितने हैं, 3 है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, और 3 ही बात पे पूरे के पूरे मानव विकास सूचकांक आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन क्या है, यानी बिहार के आर्थिक मतलब रुपये पैसा में पिछड़ा हुआ है, ये क्यों पिछड़ा है, क्यों कारण क्या है, इससे पिछड़ेपन को यानी गरीब होने के दूर करने के लिए कुछ उपाय भी बताना है। तो बिहार के पिछड़ेपन यानी पिछड़ा है, कमजोर है, यानी कि गया हुआ है, इसके लिए आपको उपाय बताना है। अब इसके कारण पहले समझिए। तो कारण यह है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बिहार में इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है कि ये गरीब होना ही होना है। जितना जिस देश के या जिस राज्य का जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़े, कमाई कम हो और जनसंख्या तेजी से बढ़े, वो देश गरीब ही गरीब होगा। आगे बात करता है कि आधारिक संरचना का अभाव, यानी पर आधार जो है बेस किसी का मजबूत नहीं। किसी परिवार की बात करें तो इसके बेस की बात करें तो बेस मजबूत नहीं है, जिसके वजह से ये यहाँ दिक्कत है। साथ में कृषि पर निर्भरता, सभी लोग कृषि पे ही निर्भर हैं, जिसके वजह से भी है बाढ़ एवं सूखा से ग्रसित और औद्योगिक पिछड़ापन और गरीबी, इन सभी कारणों से हमारा बिहार जो है पिछड़ेपन मतलब पिछड़ा हुआ है। अब सुनिए इन सबका बारे में बहुत डिटेल में। अब डिटेल की बात करें तो सबसे पहले पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय भी देखना है। क्या कि दूर करेंगे कब, जब जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तब। अब जनसंख्या पर नियंत्रण क्या कि जनसंख्या को अब बढ़ाना है लेकिन लिमिट से, है ना, ये नहीं कि एक आदमी 10 को 12 को बच्चा पैदा कर लिया तो ये जनसंख्या मतलब हमारे तो क्या एक नारा चलाया गया, ये जनसंख्या नियंत्रण करने का बहुत अच्छा सुविधा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण मतलब राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए और परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा प्रचार किया जाए। तो ये होता है, इससे आपको जनसंख्या का क्या होता है, नियंत्रण। महिलाओं को खास करके यानी जनता में महिला जो है उसको ज़्यादातर अगर शिक्षा प्रचार किया जाएगा तब जाकर के वो महिला जो है नियंत्रित रहेगी। अगली अगर बात करें तो कृषि का तेजी से विकास करना। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार में जो कृषि है, कृषि के लिए ही हमारा बिहार जो इतना अच्छे अथी पे है, प्रोग्रेस पे है, नहीं तो बिल्कुल हमारा देश पे क्या हो जाता, इससे भी बिल्कुल कंगाल हो जाता और भूखमरी हो जाता। लेकिन बिहार में 80% लोग है वो जीवन यापन किससे कर रहा है, खेती से कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए खेती से कर रहा है तो गलत बात है, सही है, लेकिन नए टेक्निक का यूज करना सबसे मेन रूप से आता है, तो ये बिल्कुल जरूरी है। अगर बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का और प्रयोग किया जाए। खाद, उत्तम खाद मतलब अच्छे खाद, अच्छे क्वालिटी का खाद, अच्छे क्वालिटी का बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में क्या हो सके, वृद्धि लाया जा सके, और इस तरह से कृषि को तेजी से विकास किया जाए तब बिहार के आर्थिक विकास किया जा सकता है। तीसरा नंबर कहता है कि बाढ़ पर नियंत्रण। अब बाढ़ से बचाव, जहां जिस एरिया में जिस जगह पे बाढ़ बहुत ज्यादा मात्रा में आता है वहां पर नियंत्रण अगर किया जाए, रोक लगाया जाए, और जहां पे बाढ़ नहीं आता है या सूखा प्रदेश है उस जगह पे सिंचाई की अगर सुविधा मौजूद कराया जाए तो वहां पर हमारा बिहार जो है सबसे आगे हो सकता है। क्या कि बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधा है। बहुत बड़ा क्या है, बाधा है। फसल का बहुत बड़ा भाग जो है बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है। फसल के बहुत बड़ा भाग जो है क्या चलते, बाढ़ के भाग के चलते बर्बाद हो जाता है। तथा जानमाल की भी काफी क्षति होती है। जानमाल या मतलब बाढ़ आएगा तो जान भी जाएगा, जो जाएगा ही, बल्कि सामान यानी माल मतलब सामान भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, बर्बादी होता है। तो जानमाल का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है बाढ़ आने से। इसी की बात करता है। आगे अगर बात करें तो आधारित संरचना का विकास। अब बिहार में बिजली की काफी कमी है। बिहार में बिजली की काफी कमी है। बिजली का उत्पादन
बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, और जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके तथा इसी के लिए अगर बात करें तो आधारित संरचना का विकास हो तो हमारा विकास काफी तेजी से विकास करेगा। आगे अगर बात करता है तो औद्योगिक का विकास। अब औद्योगिक का विकास सुनिए, कहता है बिहार से झारखंड के अलग होने से, बिहार और झारखंड जब अलग हुआ तो अलग होने से राज्य लगभग औद्योग विहीन हो गया, यानी कि यहाँ पर कंपनियां ना के बराबर बिल्कुल खत्म हो गया, उद्योग यहाँ पर है ही नहीं, खत्म हो गया। मुख्यतः चीनी मिल बिहार के हिस्से में रह गई और जो अधिकतर बंद पड़ी थी। कहता है कि जो बिहार में बहुत ज्यादा चीनी मिल रह गई, जो अधिकतर आजकल क्या है, बंद पड़ी हुई है, फिर भी हमारे बिहार के उद्योग जो है पीछे पड़ा हुआ, क्योंकि वो बंद हो गई। अगर वो फिर से चालू करा दिया जाए या कई सारे कंपनियों यहाँ पर खोल दिया जाए तो हमारा बिहार जो है उद्योग के क्षेत्र में भी आगे विकास कर सकेगा। अगला बात करें गरीबी को दूर करना, तो बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है, बिहार में गरीबी का बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे 42% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं, और इनके लिए अगर बात करें तो रोजगार की व्यवस्था किया जाए तब जाकर के हमारे देश से गरीबी, जो हमारे बिहार से गरीबी बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा। स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाए, ये भी बिल्कुल जरूरी है ना। अगला नंबर बात करता है तो शांति व्यवस्था की स्थापना। और शांति व्यवस्था क्या है कि बिहार में शांति का माहौल कायम करके व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेजी किया जा सकता है, और इससे शांति व्यवस्था की स्थापना होगी, हमारा बिहार सबसे आगे यानी कि उन्नत आगे पर रहेगा। क्लियर। अगला नंबर देखेंगे 8वां नंबर, जिसमें कहता है स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। हमारे देश के जो स्वच्छ मतलब साफ सुथरा प्रशासन, और साफ सुथरा क्या है, नेता नहीं है। नेता अगर साफ सुथरा साफ मिल जाए, और अगर मिल जाए हमारा देश का प्रशासन यानी पुलिस सिपाही जो अफसर जो है, जितना अफसर अगर साफ सुथरा मिल जाते हैं तो बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल और ईमानदार प्रशासन होना बिल्कुल जरूरी है। इससे हमारा बिहार क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अगला नंबर की बात करें तो केंद्र से अधिक मात्रा में साधनों का हस्तांतरण। अगर हमारे देश में केंद्र सरकार अगर सहयोग करे और हमारे देश को कई सारे संसाधनों का परिपूर्ति करे तो पूर्ति करने से हमारा देश में क्या होगा, ये विकास हमारा देश के साथ साथ हमारा बिहार जो है ये बहुत ज़्यादा विकास करेगा, और हमारा बिहार जब विकास करेगा हमारा देश भी विकास बिल्कुल तरक्की करेगा। चलिए इतना ही था क्वेश्चन आंसर, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आप सभी को बिल्कुल धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और जितना अगर अच्छा लगा हो लाइक करेंगे और शेयर करते चलेंगे। थैंक यू, बाय।